Good morning, all. Let's continue with mole concept. And in our last lecture, we have started with empirical formula. Empirical formula. Okay. Now, how to find empirical formula? What are the rules? ठीक है. तो सबसे पहला रूल था find atomic ratio of each element. Of each element. अब guys, atomic ratio कैसे find out किया जाता है? Atomic ratio का formula क्या था? Atomic ratio is nothing but percentage by mass divided by molar mass. याद है? या फिर यस यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, तुम लोगों को भी यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है. या फिर दूसरा क्या रहेगा, तो मास रेशियो, परसेंटेज मास रहने दो या फिर मास रेशियो लेने दो. मास रेशियो डिवाइडेड बाय मोलार मास. ठीक है, बोथ आर बनाना सेम. ये करने के बाद हम लोगों को एटॉमिक रेशियो मिल जाता है. ठीक है, नाउ गाइस सेकंड इज फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो. फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो. What is the meaning of simplest ratio? So simplest ratio is nothing but atomic ratio of that element divided by smallest atomic ratio. ठीक है, सबसे छोटे एटॉमिक रेशियो से हम लोगों को उसे मल्टीप्लाई करना है. अब सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो यूजुअली होल नंबर में रहता है. सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो यूजुअली होल नंबर्स में ही रहता है. बट पॉइंट नंबर 3, इफ सिंपलेस्ट रेशियो इज नॉट इन होल नंबर्स, if simplest ratio is not in whole number, then multiply all simplest ratios, SR मतलब simplest ratio, with an integer such that whole numbers are formed. ठीक है, are formed. तो उन्हें हम लोगों को किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है सच दैट हम लोगों को एक होल नंबर मिल जाए. ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में ही रहना चाहिए. गाइस ये 3 पॉइंट जल्दी जल्दी लिख दो. पॉइंट्स. यस गाइस, तो पॉइंट नंबर 4. अब उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर तुम लोगों को याद होगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, एंड if one SR is in whole number and others are not, then also we have to multiply it with an integer. ठीक है, हम लोगों को सारे के सारे सिंपलेस्ट रेशियोज जो है वो होल नंबर में ही चाहिए है. एक भी अगर होल नंबर में नहीं, ये फ्रैक्शन में है, तो हम लोगों को उसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. अब ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. एंड सिमिलरली अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला रहता है मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास. ठीक है, एम्पिरिकल
मास। तो इसे हम लोग लिखेंगे mm ऑन em। ओके, तो गाइस ये हम लोगों का फोर्थ पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज if percentage composition if percentage composition is less than 100%, is less than 100%, then the remaining composition the remaining composition is assumed to be is assumed to be of ऑक्सीजन। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले क्या, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेना है, बोलो बोलो। तो चलो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। Question is quite simple. Question is question is a hydrocarbon contains 75% carbon atoms। ठीक है, 75% carbon atoms if its vapor density is 15, then calculate its number one empirical formula, number two molecular weight, and number three molecular formula। अब गाइस यहाँ पे मैं तो बहुत अच्छा हूँ इसलिए मैं तुम लोगों को एक एक करके क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बट एग्जाम में तुम लोगों को डायरेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा रहेगा। एग्जाम में तुम लोगों को डायरेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा रहेगा, तो तब तुम लोग कैसे करोगे? तब तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि पहले तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तुम लोगों को मॉलिकुलर वेट निकालना है। MW इज मॉलिकुलर वेट, MW इज मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट एंड मॉलिकुलर मास दोनों सेम रहता है। फिजिक्स में वेट और मास डिफरेंट है, बट केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों इक्वल रहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो गाइस दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन। ऊपर की तरफ जो मैंने स्टेप्स लिख के दिए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। अगर नहीं जम रहा है तो मैं तो हूँ ही, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया था। तुम लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल रहा है क्या, देखो जरा। कैन यू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, देखो ट्राई करो। Okay, guys, there is one mistake. Sorry. Make a small change. Make a small change. वेपर डेंसिटी को इसके बना दो 8, इसके वेपर डेंसिटी को 8 बना देना। ओके, चिरायु करेक्ट आंसर है। चिरायु का आंसर आ भी गया, करेक्ट आंसर है चिरायु। ओके, व्हाट इज वीसी? वीसी कहाँ पे लिखा है मैंने? वीसी नहीं है, दिस इज वीडी, दिस इज वीडी। वीडी मतलब वेपर डेंसिटी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी। ओके, तो गाइज चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक एक करके तुम लोगों को आंसर निकालना है और कुछ नहीं। अब सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे। अब गाइस एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए तुम लोगों को एक टेबल बनाना है। टेबल रहता है, पहले तो एलिमेंट्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब एलिमेंट्स मुझे बताओ, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और दूसरा एलिमेंट कौन सा रहता है? तो दूसरा एलिमेंट रहता है हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का कोई एक एलिमेंट है। अब ये तो हो गया,
उसके बाद तुम लोगों को फाइंड आउट करना है उसका परसेंटेज कंपोजिशन, और परसेंटेज पहले से देके रखा है, तो परसेंटेज तो हम लोगों को पहले से पता है। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो इज परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलार मास। एंड उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो इज एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो। ठीक है। अब गाइस परसेंटेज कार्बन का हम लोगों को दिया है 75%, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का अपने आप बन जाएगा 25%। ठीक है। अब 75 डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट, ये ऐसे कुछ आ रहा है। एंड यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रहता है 1। तो गाइस तुम लोग अगर देखोगे तो 3 4 जा एंड 3 25 जा 75। तो एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन आ गया 25/4 एंड एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आ गया 25। ये समझ में आ रही है पहली स्टेप। एटॉमिक रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को सिर्फ एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो गाइस 75 डिवाइडेड बाय 12 एंड 25 डिवाइडेड बाय 1, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 25/4 एंड 25। अब सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग एटॉमिक रेशियो को स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करते हैं। मुझे बताओ 25 एंड 25/4 में विच वन इज स्मॉलर? कौन सा एटॉमिक रेशियो छोटा रहता है? 25/4, वेरी नाइस। तो 25/4 को तुम लोग 25/4 से डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को आंसर कितना मिलेगा? ये कैंसल, ये कैंसल, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा 1। एंड सेकेंड 25 को तुम लोग जब 25/4 से डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को आंसर क्या मिलेगा? ये कैंसल, ये कैंसल, 4 ऊपर चला जाएगा तो तुम लोगों को मिलेगा 4। तो गाइज सिंपलेस्ट रेशियो फॉर कार्बन आया 4, सॉरी सिंपलेस्ट रेशियो फॉर कार्बन आया 1 एंड सिंपलेस्ट रेशियो फॉर हाइड्रोजन आया 4। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना बना? एम्पेरिकल फॉर्मूला बना कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 तो CH4। ये स्टेप समझ में आई क्या? देखो, इज इट क्लियर? ये समझ में आया? अब गाइज नेक्स्ट, अगर इतना समझ में आ जाए तो इसके बाद वाली स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम लोगों को मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करने को है। अब गाइस तुम लोगों को वेपर डेंसिटी देके रखी है। वेपर डेंसिटी कितनी देके रखी है? वेपर डेंसिटी गिवन इज 8। एंड वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? अगर तुम लोगों को याद होगा तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। वेपर डेंसिटी इज मोलार मास अपॉन 2। तो तुम लोगों को मोलार मास निकालना है ना, तो मोलार मास इज नथिंग बट मोलार मास इज नथिंग बट 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब गैस 2 इंटू वेपर डेंसिटी मतलब 2 इंटू 8, तो कितना आंसर आएगा? मोलार मास बन गया 16 ग्राम पर मोल। देखो, एनी डाउट? ये तुम लोगों को मोलार मास आ गया। अब गाइस तुम लोगों को ये सेकंड चीज मिल गई, मतलब ये पहली चीज फाइंड आउट करनी थी वो तुम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ये सेकंड चीज फाइंड आउट करनी थी वो भी तुम लोगों ने फाइंड आउट की। अब तुम लोगों को मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। मॉलिकुलर फॉर्मूला, अब मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? मॉलिकुलर फॉर्मूला इज n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। थर्ड चीज अभी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ये सेकंड चीज तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड चीज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं विच इज मॉलिकुलर फॉर्मूला, which is molecular formula is n into empirical formula। ठीक है। अब n into empirical formula, तो n की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है क्या? तो हम लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है। गाइस एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH4, बट हम लोगों को इस n की वैल्यू निकालनी है। अब ये n की वैल्यू कहाँ से निकालें? मुझे बताओ गाइस, ये n की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो n की वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है। n इज मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो गाइस n का फॉर्मूला क्या है? n का फॉर्मूला है मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मुझे बताओ मोलार मास कितना आया? मोलार मास आया है हम लोगों को 16। तो मोलार मास इज 16 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास कितना है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो गाइस एम्पेरिकल फॉर्मूला से तुम लोग एम्पेरिकल मास नहीं निकाल पाओगे क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला से तुम लोग एम्पेरिकल मास नहीं निकाल पाओगे क्या? मुझे बताओ एम्पेरिकल मास कितना है? कार्बन का मास रहता है 12
और हाइड्रोजन का रहता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो वो बन जाएगा 4, तो 12 + 4 कितना बन जाता है 16, तो एम्पेरिकल मास आ गया 16, 16/16 बन जाता है 1, तो n की वैल्यू आ गई 1, समझ में आ रहा है। एंड फिर तुम लोगों को मॉलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज 1 into CH4, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बचेगा CH4। एंड गाइस ये कॉमन सेंस है ना, CH4 मतलब मीथेन, एंड मीथेन ही तो मॉलिकुलर फॉर्मूला रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। CH4 मतलब मीथेन, और मीथेन ही तो उसका मॉलिक्यूल मतलब CH4 ही तो मीथेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला है। इसका और सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा, CH4 का और सिंपलेस्ट रेशो होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आया? लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, फिर ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज मास रेशियो, मास रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन of a compound, of a compound is 9:1:3.5. If its molar mass is 108 gram per mole, then calculate its empirical, sorry, empirical नहीं, calculate its molecular formula. ओके, तो अब तुम लोगों को इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मॉलिकुलर फॉर्मूला के ऊपर ही है। पर याद रखो, जब कभी मोलर रेशियो एंड कुछ दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल नहीं सकते, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो गाइस अब मुझे बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हम लोगों को हमेशा वो टेबल बनाना ही है, ठीक है। तो गाइस दिस इज 3.5, दिस इज 3.5, 35 नहीं है वो, 3.5 है। अब पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, फिर हम लोग लिखेंगे मास रेशियो, मास रेशियो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एटॉमिक रेशियो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सेम चीजें बार बार रिपीट होते जाएंगी। एंड गाइस एक बार याद रखना, एक बात याद रखना कि तुम लोगों को 108 ग्राम पर मोल ये मास दिया है, तो तुम लोगों को जो फॉर्मूला आ रहा है ना, वो इस मास को सेटिस्फाई करने वाला रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कार्बन का नंबर ये 10 के ऊपर गया तो कार्बन, एक कार्बन का मास रहता है 12, 10 कार्बन का हो जाएगा 120, मतलब वो अपने मोलार मास से बहुत बढ़ गया ना, तो तुम लोगों का आंसर रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। अगर कार्बन का नंबर 10 के ऊपर जा रहा है या फिर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो तुम लोगों का आंसर वहां भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मोलार मास है, मोलार मास 108 है, तो 10 कार्बन मतलब 120 हो जाएंगे, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, तो गाइज एलिमेंट इज, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अब कार्बन का मोलर रेशियो दिया है 9, हाइड्रोजन का दिया है 1, नाइट्रोजन का दिया है 3.5। इन्हें अभी इनके एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करो, तो 9/12, 1/1 एंड 3.5 बाय कितना रहता है नाइट्रोजन का 14, ठीक है। तो गाइज अगर नोटिस करोगे, 3 3 जा, 3 4 जा, यहाँ पे तो 1 ही रहने वाला है, दिस 1 जा एंड दिस 4 जा, देखो आ रहा है क्या, तो ये आ गया 3/4,
ये आ गया 1 और ये आ गया 1/4। मुझे बताओ स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है, मुझे बताओ स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है इसमें, इसमें स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा आया, 1/4 आया, वेरी नाइस। तो 1/4 से अभी तुम लोग हर एक को डिवाइड कर दोगे, तो 3/4 बाय 1/4, 1/1/4 एंड 1/4 बाय 1/4। ठीक है, तो 4 एंड 4 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये भी 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएंगे। धनंजय करेक्ट आंसर है। तो तुम लोगों को सिंपलेस्ट रेशो क्या आया, कार्बन के रिस्पेक्ट में 3 आया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये 4 हो गया, एंड नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये 1 हो गया। तो गाइस एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया। अब तुम लोगों को मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो कितने लोगों को ये हजम हो रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया, C3H4n। ये तुम लोगों का एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। अब ये बनने के बाद तुम लोग डायरेक्ट एम्पिरिकल वेट निकालो या फिर एम्पिरिकल मास निकालो। मुझे बताओ C3 मतलब एक कार्बन 12, तो 3 कार्बन का कितना होता है, 3 कार्बन का बन जाता है 36, करेक्ट और रॉन्ग गाइस, 36। 4 हाइड्रोजन का कितना बन जाएगा, 4, एंड एक नाइट्रोजन का कितना बन जाएगा, 14, बराबर। तो ये हो गए 8, 8 और 6, 4, 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2, एंड ये हो गए 54, करेक्ट गाइस। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया 54। नाउ गाइस यू टेल मी, ये 54 एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब 54 एंड 108 इसमें क्या रिलेशनशिप है, 54 एंड 108 इसमें क्या रिलेशनशिप है, 108 ये डबल हो गया, करेक्ट ना, 108 ये डबल हो गया। देखो इसका एम्पेरिकल मास आया 54 एंड मॉलिक्यूलर मास है 108, तो 108 ये डबल है। तो तुम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए उसको डबल करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के डबल हो जाएगा, तब जाके तुम लोगों को करेक्ट आंसर आएगा मॉलिक्यूलर वेट का। आर यू गेटिंग इट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आना चाहिए, डबल करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H8N2। नहीं नहीं, नो, क्यों नो, क्या हुआ, एवरीवन इज सेइंग नो। 54 108 का डबल तो है। अच्छा, बाउंसर गया, चलो ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज जाते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो फॉर्मूला वाइज चले जाते हैं। अब देखो गाइस, अगर उसमें डाउट है तो सिंपल फॉर्मूला वाइज जाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोला है तुम लोगों को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 2 इंटू सॉरी n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये पता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, करेक्ट। अब गाइस हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। एंड गाइस मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है हम लोगों को, मॉलिक्यूलर मास दिया है 108, एंड एम्पेरिकल मास कितना दिया है हम लोगों को 54। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2, तो n की वैल्यू आ गई 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बिकम, so molecular formula will become 2 into empirical formula, and empirical formula को अगर 2 से मल्टीप्लाई करने गए तो you will get 2 into C3H4n which is nothing but C6H8n2। कंप्लीट दिस फास्ट। अभी समझ में आया कि देखो ये फॉर्मूला वाइज
चलो गाइस और एक एग्जांपल लें। नेक्स्ट, जस्ट मिनट, मुझे कैलकुलेशन कर लेने दो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइड्रोकार्बन, contains 92.30% कार्बन। फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो गाइस पहले ये करो, पहले ये सॉल्व करो। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर आओ, फिर मैं तुम लोगों को आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास वो सब बता देता हूँ। पहले ये फाइंड आउट करो। एम्पिरिकल फॉर्मूला सबको निकालने आ रहा है क्या? देखो, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो गाइस। चलो देखो ये सबको आ रहा है क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए तुम लोगों को सिर्फ 3 स्टेप करनी है। एक, तुम लोगों को परसेंटेज लिखना है। पहले तो तुम लोगों को एलिमेंट्स का परसेंटेज लिखना है। उसके बाद तुम लोगों को उनका एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करना है। एंड फाइनली तुम लोगों को उसका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इतनी सिंपल स्टेप्स तुम लोगों को करने आनी चाहिए। सानी का करेक्ट आंसर है। तो देखो एलिमेंट अभी तुम लोगों को क्या दिया है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक रहता है कार्बन और दूसरा रहता है हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन देके रखा है। ठीक है, चिरायु करेक्ट आंसर है, धनंजय करेक्ट आंसर है। अब गाइस कार्बन का परसेंटेज तुम लोगों को देके रखा है 92.3। कार्बन का परसेंटेज तुम लोगों को देके रखा है 92.3। एंड हाइड्रोजन जो है उसका परसेंटेज तुम लोगों को देके रखा है, कितना दिया है? तो उसका परसेंटेज तुम लोगों को देके रखा है, इसको 100 में से माइनस कर दो तो 7.7। क्या आ गया? 7.7 करेक्ट। अब तुम लोगों को इसका एटॉमिक रेशियो निकालना है। गाइस मुझे बताओ एटॉमिक रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय डिवाइडिंग परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो 92.3 को 12 से डिवाइड करो एंड 7.7 को 1 से डिवाइड करो। अब पहले हम लोग हार्ड वाला थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक रेशियो आ जाएगा 7.7। एंड 12 से जब हम लोग ऊपर वाले नंबर को मल्टी डिवाइड करेंगे तो 12 8 जा, करेक्ट। 12 7 जा ही आता है ना, 7 जा, सॉरी, 12 7 जा 84। एंड 84 तो फिर कितने बच गए गाइस वापस? 84 माइनस 92.3 मतलब बच जाएगा अराउंड 84, मतलब 8.3। 8.3 बच रहा है गाइस। 8.3 मतलब वापस गाइस 84 ही आ रहा है। तो इसको मैं 77.7 लिख दूं, क्या चलेगा? डिवीजन समझ में आ रहा है? हाउ दिस परसेंटेज केम? अरे वो क्वेश्चन में देके रखा है, तुम लोगों को क्वेश्चन को और डिफिकल्ट क्यों कर रहा है? इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो मतलब मुझे समझा नहीं, विच परसेंटेज यू आर आस्किंग अबाउट। मुझे पहले बताओ विच परसेंटेज यू आर आस्किंग अबाउट। ये वाला परसेंटेज पहले से देके रखा है तो उसमें वो कहाँ से आया वो तुम लोगों को पता लगाने की क्या जरूरत है? अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को पहले से डेटा मिल रहा है तो वो डेटा कहाँ से आया, ये मतलब फोकट आ बैल मुझे मार वाली चीज हो गई। अब ये गैस तुम लोगों को इतना समझ में आने के बाद तुम लोगों को क्या करना है? एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है। अब सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक रेशियोज को सबसे छोटे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक रेशियोज को सबसे छोटे एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक ही एटॉमिक रेशियो है तो 7.7 ही छोटा एटॉमिक रेशियो हो गया। तो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7, इसका आंसर हो जाएगा 1। एंड यहाँ पे भी 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। तो गाइस तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला? तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला ना, तो CH। कोई शक? ये समझ में आया कि देखो अभी इसमें किसी को डाउट? गाइस दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, क्योंकि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, दैट्स इट। अब वापस मुझे बताओ, जिन्होंने पूछा था कि सर परसेंटेज कहाँ से आया, वर यू आस्किंग अबाउट हाइड्रोजन?
हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहे थे क्या तुम लोग? CH क्या है? CH ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है गाइस। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है वो तुम लोगों को याद भी है? तुम लोग लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। CH इज नॉट अ कंपाउंड। ये हम लोगों ने देखा था गाइस। यार तुम लोग लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे अभी? लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे क्या तुम लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहता है ये एक्सप्लेन करते वक्त तुम लोग प्रेजेंट थे क्या? तो मुझे बताओ। हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सिंपलेस्ट रेशियो रहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर तुम लोगों को याद होगा, इफ आई हैव अ कंपाउंड लाइक C2H2, C2H2 में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का हो जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH बन जाएगा। कुछ याद आ रहा है क्या? या फिर मैं कंपाउंड ले रहा हूँ C4H4। अगर C4H4 ले रहा हूँ तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर मैं लूंगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH ना। तो गाइज CH क्या है या फिर ये एक कंपाउंड है क्या, ये पूछना मतलब यार तुम लोग रिवाइज ही नहीं करके आ रहे हो। तो सी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम लोग खुद से रिवाइज करके आए। करेक्ट। तो मेक श्योर कि तुम लोग लास्ट लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया है वो रिवाइज किया करो। या फिर अगर तुम लोग एब्सेंट थे तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड होती है। अब बहुत सारे बच्चे तो वो रिकॉर्डिंग ढूंढने की भी मेहनत नहीं लेते हैं। वो मुझे मैसेज करते कि सर लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग सेंड करो। तो गाइज ये काम उतना तो तुम लोग कर ही सकते हो ना कि रिकॉर्डिंग खुद ढूंढ सकते हो। तुम लोगों को अपना चैनल पता है। यूट्यूब तो तुम लोगों ने मुझसे ज्यादा यूज किया रहेगा शायद से। एंड फिर भी तुम लोग ऐसे मैसेज सेंड करते हो कि सर रिकॉर्डिंग सेंड करो। एटलीस्ट नहीं तो अपने कोऑर्डिनेटर को बोला करो कि सर मैम सर जो कोई रहेगा तुम लोगों का कोऑर्डिनेटर, उन्हें बोल दिया करो कि रिकॉर्डिंग की लिंक सेंड कर दो। बट तुम लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हो। ओके। एनी हो गाइस, चलो यूट्यूब पे वीडियोस तो हम लोगों को सबको सर्च करने आता है। बट जब डेली यूज करते हो ना तो नाउ नेक्स्ट। अब गाइज इसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यूड है। ठीक है, इसके बाद आगे कंटिन्यूड क्वेश्चन है। इफ अब कंटिन्यूड क्वेश्चन क्या रहता है वो होपफुली तुम लोगों को पता होगा। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अबव कंपाउंड इज 39, देन देन ए फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, बी फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, सॉरी एम्पेरिकल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गाइस ये तो सबसे इजी वाला पार्ट है। तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है। वेपर डेंसिटी 39 दे के रखी है। तो मुझे बताओ 39 अगर वेपर डेंसिटी दे के रखी है तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ठीक है। अब गाइस मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा फिर? मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हम लोगों को 39 दी है, तो 2 इंटू 39 विल बिकम 78 ग्राम पर मोल। कोई शक? गाइज ये समझ में आया? 2Q। वेपर डेंसिटी पढ़ाते वक्त आप थे क्या? वेपर डेंसिटी के टाइम पे आप थे क्या? अब ये अगर गाइस तुम लोग मुझे पहले वाली चीजें बार बार रिपीट करने बोलोगे तो चैप्टर आई गेस कभी खत्म ही नहीं होगा। वेपर डेंसिटी क्या रहती है गाइस? वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, ओके आप नहीं थे एब्सेंट थे तो ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये निकालते हैं। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? 2 रहता है। तो मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ 2 रहता है। ठीक है। अब ये जरा पहले की रिकॉर्डिंग्स देख लेना अगर आपने पहले की रिकॉर्डिंग्स मिस कर दी होंगे तो। ओके। अब गाइज ये आ गया तुम लोगों को मोलार मास। अब हम लोगों को क्या निकालना है? फर्स्ट चीज, सेकंड चीज तो हम लोगों की हो गई, ए पार्ट तो हम लोगों का हो गया।
अब हम लोगों को बी पार्ट निकालना है, मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला कौन सा है? मॉलिकुलर फॉर्मूला इज एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब गाइज हम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है क्या? तो हम लोगों को वो पता है, कितना है एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सी एच। बट एन की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या? तो वो हम लोगों को नहीं पता। तो एन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? एन इज मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। ठीक है, एन इज मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। अब मॉलिकुलर वेट कितना आया? मॉलिकुलर वेट आया हम लोगों को 78 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। गाइस एम्पिरिकल वेट निकालना कुछ बड़ी चीज है क्या? मुझे बताओ एम्पिरिकल वेट यहाँ पे कितना आएगा? इट विल बिकम, एक कार्बन है तो वो 12, एक हाइड्रोजन है तो वो 1, एंड 12 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 13। तो गाइस 13, तो 78 डिवाइडेड बाई 13, इसका आंसर आएगा 17 6 जा 13 6 जा 78। ठीक है, एंड फिर तुम लोगों को मिलेगा मॉलिकुलर फॉर्मूला इज, एन की वैल्यू आ गई हम लोगों को 6, तो 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज सी एच। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, C6H6। अभी दिमाग में घुसा सबके? देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी टाइप के रहते हैं। तुम लोगों को जब ऑप्शंस दिखते हैं तो वो और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शंस अगर आ गए तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन बेस्ड लेंगे, ऑप्शन अगर रहेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इजी हो जाता है। तो पहले हम लोग जरा नॉर्मल देख रहे हैं, तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। तुम लोगों को नीचे जब 4 ऑप्शन दिखते हैं ना गाइस, तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में सेम आएगा, जस्ट तुम लोगों को 4 ऑप्शन रहेंगे। मॉलिकुलर फॉर्मूला के तुम लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन कैसे रहेंगे पता है? ए C2H2, बी C3H3, सी C4H4, एंड डी C6H6। अब गाइज मुझे बताओ, तुम लोगों ने एक बार वेपर डेंसिटी से मॉलिकुलर मास निकाल दिया 78, एक बार तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 78, तो तुम लोग खुद काउंट नहीं कर सकते क्या कि भाई यहाँ पे कार्बन 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 1 × 6, मतलब कितना हो जाएगा? 72 प्लस 6 विच इज 78। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 78 मोलार मास है। तो तुम लोगों को ये बीच वाली स्टेप करने की जरूरत भी है क्या यार? 4 अगर ऑप्शन दिए तुम लोगों को तो तुम लोग ऑप्शंस का एडवांटेज लो ना। तुम लोग बीच में आंसर क्यों निकालते बैठ रहे हो? मेरी मेरा बोलने का ये समझ में आ रहा है मीनिंग कि मुझे क्या बताना है? तुम लोगों को ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम लोगों को 4 ऑप्शन देके रखे हैं, तुम लोगों को आंसर पहले से देके रखा है, तुम लोगों को सिर्फ फिगर आउट करना है कि विच वन इज करेक्ट। एंड अगर तुम लोगों को उसका मास पता है, तो भाई मास पता है तो यार तुम लोग फॉर्मूला तो बच्चा भी निकाल सकता है। सिर्फ उतना कॉमन सेंस रहना चाहिए कि हम लोगों को एमसीक्यूज का एडवांटेज कैसे लेना है। समझ में आ रहा है ना? सही है ना? अरे कुछ समझा मैंने क्या बोला? देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को मेथड बता रहा हूँ, बट जब तुम लोग खुद से एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ये ट्रिक्स डेवलप करने का काम तुम लोगों का है। ठीक है, और ये ट्रिक्स कब डेवलप होंगी? जब तुम लोग एक्चुअल में एमसीक्यू सॉल्व करोगे। हम लोग एग्जाम्स तो ले रहे हैं, एग्जाम्स में भी तुम लोग खुद से ट्रिक्स जनरेट करते ही रहोगे। ठीक है, बट जितनी तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे तुम लोगों को उतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स पता चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन इज, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड an organic compound contains carbon, hydrogen, and oxygen in atomic ratio 3 is to 3 is to 1. If number of moles, if number of moles in 1 gram of compound is 6.06 into 10 raised to minus 3 mole, then find its molecular formula. ठीक है,
तो गैस तुम लोगों को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को ऑप्शन में पहले से दे के रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इज C3H3O, सेकंड ऑप्शन इज C6H6O2, थर्ड ऑप्शन इज C9H9O3, एंड फोर्थ ऑप्शन इज C12H12O4। अब गाइज मुझे बताओ, ये सारे के सारे ऑप्शन हम लोगों के एटॉमिक रेशो को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? ये सारे के सारे ऑप्शन हम लोगों के एटॉमिक रेशो को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? आई गेस कर रहे हैं। व्हाट इज ओसी? ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सेंद्रिय संयुक्त, ठीक है, हिंदी में अगर बताने जाए तो सेंद्रिय संयुक्त। ओके, तो गाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। रेशो कितना है? रेशो इज 3:3:1। तुम लोगों को मैंने लिखा हुआ समझ में नहीं आता क्या? मतलब मुझे तो लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग वैसे तो अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। ओके, तो नाउ गाइज, डायरेक्ट आंसर कुछ भी मत तुक्का मारा करो प्लीज। मुझे बताओ, हर एक का एटॉमिक रेशो, हर एक का एटॉमिक रेशो 3:3:1 ही है ना? हर एक का एटॉमिक रेशो 3:3:1 ही है ना? डायरेक्ट ए आंसर मत करो। हर एक का एटॉमिक रेशो 3:3:1 है। तुम लोगों को यहाँ पे 3:3:1 दिखा, बट ये 6:6:2 मतलब 3:3:1 ही है ना? कॉमन सेंस की बात है। चिरायु करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो गाइज सबसे पहले तुम लोगों को जो दिया है ना वो पहले एनालाइज किया करो। तुम लोगों को मास दे के रखा है, मुझे बताओ मास कितना दिया है? मास दिया है 1 ग्राम। तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दे के रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? नंबर ऑफ मोल्स दिए है 6.06 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तो गाइज अब इसके बाद मुझे बताओ, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स दिए है तो तुम लोग क्या निकाल सकते हो? मास और नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए है तो तुम लोग क्या निकाल सकते हो? मास अपॉन मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल्स। अब तुम लोगों को मास और नंबर ऑफ मोल्स अगर पहले से देखे रखे हैं तो तुम लोग क्या निकाल सकते हो? तो यू कैन कैलकुलेट मोलार मास। तो गैस मोलार मास बन जाएगा 1/6.06। इट विल बिकम 1/6.06 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 1 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना आएगा? 0.16। पहले आएगा 1, फिर 4 बज गए तो 6 6 36, वापस 4 बज जाएंगे। हाँ, तो 167 करेक्ट जा रहा था मैं। तो इसका आंसर आएगा 167। ठीक है, और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+3। तो गाइस तुम लोगों का आंसर आएगा 167। ये आ गया तुम लोगों का मोलार मास, 167 ग्राम पर मोल। अब गाइस मुझे बताओ, ये मोलार मास तुम लोगों ने निकाल लिया, मतलब किसी ने निकाला तो नहीं, इतना किसी ने सोचा नहीं आई गेस, बट ये मोलार मास निकाल लिया तुम लोगों ने। तो अभी तुम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते बैठोगे क्या, या फिर एम्पिरिकल मास निकाल के एन निकालते बैठोगे क्या? देखो तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले से देख रखा है 3:3:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो पहले से देखे रखा है 3:3:1। तो अभी तुम लोगों को एन निकालने की जरूरत है क्या? अगर तुम लोगों के पास मोलार मास आ गया तो तुम लोगों को एन निकालने की जरूरत है क्या? आंसर बताओ जल्दी। मोलार मास देखो एंड आंसर निकालो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पहले वाले का मोलार मास निकालो गाइस, ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 36+3+16। ये 167 के जितना हो रहा है क्या? आई गेस नहीं हो रहा है। अब सेकंड वाले का निकालो, ये बन जाएगा 78+6+32। ये 167 जितना बन रहा है क्या? देखो इसका कितना हो जाएगा? 12 108 +9 +48, एंड इसका देखो 144 +12 +64। अब गाइज मुझे बताओ विच वन इज द करेक्ट आंसर? अब मुझे बताओ किसकी एडिशन 167 ग्राम पर मोल जितनी हो रही है?
सी की हो रही है, पक्का सबको दिख रहा है। सी की एडिशन 167 जितनी हो रही है, सी की एडिशन 167 जितनी हो रही है, दिख रहा है सबको पक्का? बस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व करने जाओगे, तुम लोग इसको बहुत लंबा चौड़ा और लेंदी भी बना सकते हो, ठीक है? मुझे भी लेंदी मेथड बता के तुम लोगों का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है, बट ये एक्चुअल में लेंदी हो सकता है। बट अगर तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो ना, तो तुम लोगों को आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इज इट क्लियर? समझ में आया ये? ओके, आगे बढ़े। डन। तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं पीओएसी। ओके, अब गाइस मुझे बताओ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसके नाम से हम लोग को क्या पता चल रहा है? एटम्स जो है वो कंजर्व होने वाले हैं, ठीक है? तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखने गए या फिर स्टेटमेंट लिखने गए, तो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड, एट रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है? तो गाइस ये इतना सिंपल इसका आंसर है, या फिर इसकी डेफिनेशन है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट रहेंगे, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट रहेंगे। ये गलत है क्या, बताओ मुझे जरा? तुम लोग बचपन से यही करते आ रहे हो ना। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, C6H6 इज बेंजीन, करेक्ट बोल रहे हो? C6H6 जो ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वो बेंजीन का था। यहाँ पे C6H6 ये बेंजीन था, करेक्ट है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, करेक्ट बोल रहे हो? अब गाइस, अगर मैं तुम लोगों को एक इक्वेशन दूं, H2 + O2 गिविंग यू H2O, अब मुझे बताओ ये POAC को फॉलो कर रहा है क्या? ये इक्वेशन POAC को फॉलो कर रही है क्या? नहीं कर रही है, ओके ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन POAC को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम लोगों को अभी इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है? पहले तो दिस इक्वेशन इज नॉट फॉलोइंग POAC, चलो मान लिया मैंने तुम लोगों का आंसर। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के लिए ये इक्वेशन POAC को बैलेंस फॉलो कर रही है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इज दिस इक्वेशन फॉलोइंग POAC? हाइड्रोजन के लिए ये फॉलो कर रही है, परफेक्ट, वेरी नाइस। हाइड्रोजन के लिए ये फॉलो कर रही है, बट मुझे बताओ ऑक्सीजन के लिए ये फॉलो कर रही है क्या? ऑक्सीजन के लिए ये फॉलो कर रही है क्या? नहीं कर रही है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे नंबर्स दे दूं, नंबर्स अगर मैंने दे दिए A B C, नंबर नहीं अल्फाबेट दे दिए, ठीक है? अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये दोनों फॉलो हो रहे हैं, मतलब कहना है सी दैट A इज इक्वल्स टू C, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या? A इज इक्वल्स टू C, ये चलेगा तुम लोगों को? देखो, हाइड्रोजन के लिए अगर ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो A इज इक्वल्स टू C, दोनों नंबर सेम रहने चाहिए, करेक्ट और रॉन्ग, ये समझ में आया? बट अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये फॉलो हो रहा है क्या? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब मुझे बताओ बी में कितने ऑक्सीजन है? अब मुझे बताओ बी में कितने ऑक्सीजन है? बी में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एंड सी में कितने ऑक्सीजन है? सी में कितने ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है। तो अगर बी और सी को इक्वल कर रहा है, अगर बी और सी को इक्वल करना है, तो कैन आई राइट डाउन दैट बी इज 2 टाइम्स ऑफ सी? अगर बी और सी को इक्वल करना है, तो सी को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गाइज ये सिर्फ लिखने आना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू सी, ये हमेशा ही करेक्ट रहने वाला है। बट बी जो है,
वो सी के डबल रहना चाहिए, या फिर बी इज 2 टाइम्स ऑफ सी। ये समझ में आ रहा है कि देखो, सी को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो बी के इक्वल होगा। गेटिंग इट और नॉट? क्या ये समझ में आया? देखो, ओके। अब देर इज स्मॉल चेंज। एक्चुअली सी जो है वो बी के डबल रहेगा। सी शुड बी 2 टाइम्स ऑफ बी। सी शुड बी 2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो हम लोगों को 2 ऑक्सीजन करने के लिए सी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बी का जो नंबर रहेगा उसके डबल होगा। ठीक है, अब ये इतना लिखने के बाद हम लोग अगर इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा? देखो, ए इज इक्वल टू सी, तो ए अगर सी के इक्वल है तो कैन आई राइट डाउन दैट, है ना? तो इस पे से व्हाट वी कैन राइट, इस पे से व्हाट वी कैन राइट दैट बी इज इक्वल्स टू सी बाई टू। ठीक है, बी की वैल्यू हो गई सी बाई टू। तो हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सी टाइम्स H2 प्लस सी बाई टू टाइम्स O2 gives you सी टाइम्स H2O। ऐसा कुछ हम लोग इसे लिख सकते हैं। एंड गाइस, इसमें अगर मैं हर एक जगह से सी कैंसिल आउट कर दूं, तो ये सी गया, ये सी गया, ये सी गया, हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O। ये हम लोगों की इक्वेशन जो है वो हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या? देखो, दिस इज आर बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड बैलेंस्ड इक्वेशन में यूजुअली हम लोग हाफ एंड ऑल रखते नहीं है, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। आई नो ये एक थोड़ी सी लॉन्ग कट मेथड है, तुम लोग डायरेक्ट रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, बट पीओएसी हम लोगों को पता रहना चाहिए कि दोनों जगह पे एटम्स के नंबर हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, या तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, तुम लोगों को ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर इजीली आ जाता है। बट पीओएसी मतलब क्या रहता है वो हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो दोनों जगह पे नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल करने हैं। ठीक है, एंड जस्ट ये एक एग्जांपल लिख दो, बाकी तुम लोगों को हमेशा ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट दिस। ओके, अब पीओएसी का यूज कहाँ पे होता है? ठीक है गाइस, पीओएसी का यूज कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पीओएसी का यूज या फिर एप्लीकेशन, पीओएसी का यूज या फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका बहुत सिंपल है, टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एप्लीकेशन इसका वैसे तो बहुत सिंपल है, टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पीओएसी इज यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलो, के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, तो गाइज सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में याद रखो, पीओएसी हम लोगों को यहाँ पे यूज करना ही है। ठीक है, तो एक जगह के नंबर ऑफ एटम्स दूसरे जगह पे भी सेम रहने चाहिए, ये हम लोगों को सिर्फ याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेट मास ऑफ NH3। कैलकुलेट मास ऑफ NH3 फ्रॉम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 70 grams of N2, 70 grams of N2, which can react with, which can react with sufficient
amount of H2, sufficient amount of H2। ओके, अब गाइस मुझे बताओ, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना है, तो तुम लोगों को पूरी रिएक्शन लिख के एंड ऑल, मैंने पहले भी एक मेथड पढ़ाई है, तुम लोग इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तुम लोगों को ये पहले से आता है। बट विद यू बाय यूजिंग पीओएसी ये कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। देखो हम लोगों ने पहले भी ये रिएक्शन ऐसे टाइप की देखी है, हम लोगों ने ऐसे टाइप की क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है, बट पीओएसी से इसको कैसे सॉल्व कर रहा है वो समझ लो। बाद में तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोगों को कौन सी मेथड इजी लग रही है। पहले वाली मेथड अगर तुम लोगों को अभी अच्छे खासी जम गई है, तुम लोग पहली वाली मेथड यूज कर सकते हो। पीओएसी अगर अच्छा लगा तो पीओएसी यूज कर सकते हो। तो गाइस कैसे होगा, N2 gives us NH3। करेक्ट है गाइस, ये समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड पे कितने नाइट्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे कितने नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है। तो गाइस 2 into number of moles of N2, 2 into number of moles of N2 has to be equal to, मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन है, मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट साइड पे दो नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे एक ही नाइट्रोजन है। तो इट हैज टू बी इक्वल टू 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हैज टू बी इक्वल टू 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। ये इतना तुम लोगों को लिखने आना चाहिए। इज इट क्लियर, ये समझ में आया क्या? देखो ठीक है गाइस, अब ये तुम लोगों को भी सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तुम लोगों को निकालना है, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? देखो ये 2 into नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलार मास। करेक्ट, किसका? तो ये N2 का, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 into गिवन मास जो हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है अपॉन मोलार मास ऑफ NH3। अब गाइस गिवन मास इसका कितना दिया है हम लोगों को? 2 into नाइट्रोजन का गिवन मास कितना दिया है? 70 दिया है। तो 2 into 70 डिवाइडेड बाय 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है? तो 14 नहीं सॉरी, एक नाइट्रोजन का 14, तो दो का कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, ये नाइट्रोजन के लिए हो गया, विच इज इक्वल्स टू 1 into गिवन मास हम लोगों को फाइंड आउट करना है गाइस अभी। अब मुझे बताओ अमोनिया का मोलार मास कितना होता है? तो ये हो जाता है 17। अब गाइस ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं हम लोगों को, तो 14 2 जा 28, 14 5 जा 70, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हम लोगों को क्या मिला? गिवन मास, गिवन मास अपॉन 17 इज इक्वल्स टू 5। तो गाइस गिवन मास कितना आ जाएगा? गिवन मास आ जाएगा 85। ये आ गया तुम लोगों का आंसर विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। गाइस तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है? तुम लोगों को विदाउट बैलेंसिंग आंसर डायरेक्ट मिल रहा है, तुम लोगों को विदाउट बैलेंसिंग आंसर डायरेक्टली मिल रहा है, तुम लोगों को यहाँ पे बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। भी करेक्ट आंसर था आपका, ये समझ में आया सबको? ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करें और एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन ले। गाइस आज 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे के लेक्चर में प्लीज मत मांगो, ऐसे क्या कर रहे हो? H2 क्यों नहीं लिया यहाँ पे? H2 लेने ना लेने का रीजन यही है कि पीओएसी का यही एडवांटेज है। गाइस पीओएसी का यूज करते हुए हम लोग विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर। गाइज ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी मेथड यूज करनी है। तुम लोगों को अगर पीओएसी जम जाए, मतलब अभी पीओएसी तुम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, तो तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, एंड पहले वाली मेथड बहुत इजी लगे। पहले वाली मेथड कैसी थी देखनी है? याद दिलाओ दिलाओ, फर्स्ट मेथड हम लोगों ने जो सॉल्व की थी वो कैसे थी बता दो चलो। तो गाइज पहली मेथड जो हम लोग यूज कर रहे थे वो कैसे थी? देखो हम लोग पहले क्या करते थे, व्हाट वी यूज टू डू, N2, थोड़ी सी लेंदी मेथड है वो बाय द वे, ठीक है, हम लोग इसको बैलेंस करते थे। N2 प्लस 3H2 gives you 2NH3। ठीक है, इसे पहले हम लोग बैलेंस करते थे। ये बैलेंसिंग होने के बाद
हम लोग क्या करते थे गाइस, इस बैलेंसिंग के बाद हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते कि भाई इसके कितने हो गए, तो इसके हो गए 70, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स पहले से देखे रखे 17/14 विच इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.5, सॉरी 17/28, इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.5। तो हम लोग पहले इसका एटॉमिक रेशियो निकाल देते हैं, 1:3:2, ठीक है, ये इसका एटॉमिक रेशियो आया। एंड फिर नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने रहते हैं, 70/28 विच इज इक्वल्स टू 2.5, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखते थे 2.5, फिर 2.5 के हिसाब से इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। याद आ रहा है कुछ गाइस, फ्लैशबैक आ रहे हैं? तो 2.5 इंटू 2/1 आंसर आ जाता था तुम लोगों को 5.0 मोल। तो ये आ गए तुम लोगों के अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स। अब एक बार अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ अमोनिया। गाइस तुम लोगों को मास ऑफ अमोनिया पूछा है, तो मास ऑफ अमोनिया इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स आए 5 गुणा 17, तुम लोगों को आंसर मिलेगा 85 ग्राम्स। एंड गाइज ये मेथड तुम लोगों को अभी छट करके समझ में आ गई होगी बहुत इजीली तुम लोगों को, मतलब ये ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, बट बिलीव मी पीओएसी भी उतना ही सिंपल है। बट ये कैसे, इस टाइप के हम लोगों ने अभी तक नहीं बोल के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे, मिनिमम 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड पीओएसी का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो 15 क्वेश्चन करने के बाद 16th क्वेश्चन ऑब्वियसली हम लोग को इजी लगेगा, बट फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि तुम लोग पीओएसी के ऊपर भी थोड़ा फोकस करो, उसके ऊपर भी आंसर्स इजीली आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसके टाइप का और एक क्वेश्चन लेंगे। हम लोगों की पहली मेथड जो है वो अभी पहली वाली मेथड हो गई, वो तो हम लोगों ने यूज करना सीख लिया है। पीओएसी के ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो और एक क्वेश्चन ले इसके टाइप का। गाइस और एक क्वेश्चन ले, आज ब्रेक नहीं मिलने वाला है, 2 घंटे के लेक्चर में ब्रेक नहीं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate volume of CO2 gas, calculate calculate volume of CO2 gas produced at produced at STP when 28.8 gram of C5H12 is completely burnt, is completely burnt। ओके, अब गाइस ये तुम लोगों को क्वेश्चन दिया है, पहले तो तुम लोगों को क्या निकालना है, क्या डेटा गिवन है वो देख लो। ठीक है, सबसे पहले तुम लोगों को जो दिया है वो देख लो। मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिया है, तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है। ओके, ये हम लोग फाइंड आउट कर भी लेंगे, चलेगा। अब इसके बाद और क्या पूछा है गाइस, इसके बाद और क्या पूछा है, और कुछ पूछा नहीं है तुम लोगों को, पहले से गिवन गिवन है मास ऑफ, तुम लोगों को पहले से गिवन है मास ऑफ C5H12। मुझे बताओ मास ऑफ C5H12 कितना दे के रखा है, 28.8। अब गाइस मुझे बताओ मास गिवन है, तुम लोग मोलार मास खुद निकाल सकते हो क्या, मोलार मास ऑफ C5H12 कितना आएगा, ये तुम लोगों को आएगा 5 × 12 मतलब 60। एक कार्बन 12 रहता है तो 5 का हो जाएगा 60 प्लस 12 मतलब ये हो जाएगा 72। अब मुझे बताओ तुम लोगों के पास मास है, तुम लोगों के पास मोलार मास है, तुम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या, तुम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या। करेक्ट गाइस, अगर ये तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि 72 फोर जा 288 होता है। अगर अच्छे से तुम लोग सोचोगे तो 72 फोर जा तो 288 होता है। देखो 72 फोर जा 288, तो 72 वन जा एंड 72 फोर जा, बट यहाँ पे 0.4 आएगा क्योंकि ये 28.8 है। तो तुम लोगों को
नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए विच इज 0.4 मोल। देखो, कोई शक? अब गाइस तुम लोगों को पीओएसी फॉलो करना है। मुझे बताओ, तुम लोगों को क्या पूछा है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 28.8 ग्राम ऑफ C5H12 इज कंप्लीटली बर्न। तो C5H12 से तुम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। C5H12 से तुम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब गाइस यही तुम लोगों को, सर ये क्वेश्चन में पीओएसी से क्या संबंध? अरे देखो अभी आ जाएगा ना संबंध। अब गाइस तुम लोगों को पीओएसी यहाँ पे अप्लाई करना है, तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीओएसी अप्लाई करो। पहली बात मुझे बताओ, रिएक्टेंट साइड पे कितने कार्बन है? पहली बात, दोनों में कॉमन चीज क्या है गाइस? दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है क्या? दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं। कौन कॉमन है? कार्बन कॉमन है। तो कार्बन से पीओएसी करना है हम लोगों को, मतलब जहां पे रिएक्टेंट में कार्बन के मोल्स जितने हैं उतने ही कार्बन के एटम्स प्रोडक्ट में भी रहने चाहिए। दोनों जगह पे कार्बन के एटम्स सेम रहने चाहिए। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड पे कितने कार्बन है? रिएक्टेंट साइड पे 5 कार्बन है। वेरी नाइस। तो गाइस 5 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C5H12 शुड बी इक्वल टू, अब मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? अब मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? एक ही है, एक ही एटम है ना कार्बन का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। बस इतना लिखने आना चाहिए, बस इतना करने आना चाहिए गाइस। आई नो अब ये जो है ना, ये क्वेश्चंस जो मैं तुम लोगों को अभी करा रहा हूँ वो जरा हायर लेवल के हैं, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने जो पहले के क्वेश्चंस किए थे वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए रहेंगे। ये थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं बट पूछे तो जाते हैं। अगर मैं ये स्किप कर दूं अभी, मतलब मैं अगर तुम लोगों को सिर्फ इजी इजी चीजें पढ़ा के निकल जाऊं, तो फिर जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग भी उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसी बदले ये देख लो, तुम लोगों के दिमाग में किधर तो रहेगा ये बैठा हुआ कि हाँ हम लोगों ने ये कभी तो पढ़ा है। MCQ सॉल्व जब करोगे तो तुम लोग एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की गट्स लोगे, ठीक है, कि मुझे अटेम्प्ट करना है, ये समझ लो। आई नो ये तुम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट समझने की कोशिश करो। अगर मैं स्किप, मतलब मैं अगर चाहिए होगा तो ये पढ़ाता ही नहीं, हम लोग जैसे जस्ट इजी इजी चीजें कर लेते। मूल कंसेप्ट वैसे तो देखा जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद पीओएसी इजी इजी क्वेश्चन करा के खत्म हो जाता है, ठीक है? बट मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूँ तुम लोगों को, सो दैट तुम लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है? अब गाइस मुझे बताओ कैसे आएगा फिर ये? क्या हो गया अभी? इतना इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है। 5 इंटू 0.4 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ 5 इंटू C5H12 क्यों किया? गाइस मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तुम लोगों का ध्यान नहीं है क्या? देखो, रिएक्टेंट साइड पे कितने कार्बन के एटम्स है? रिएक्टेंट साइड पे कितने कार्बन के एटम्स है? मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड पे कितने कार्बन के एटम्स है? 5 कार्बन के एटम्स है। तो 5 कार्बन के एटम्स है इसलिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट साइड पे कितने कार्बन के एटम्स है? एक ही कार्बन का एटम है इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। अब गाइस मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया? 2 मोल आए। अब गाइस मुझे बताओ 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना रहता है? या फिर अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकालो। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? वॉल्यूम इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 22.4 and you will get answer as 44.8 लीटर। गाइस याद रखो, अगर चाहिए होता तो मैं तुम लोगों को इजी इजी क्वेश्चंस करा के ये चैप्टर खत्म हो गया ये डिक्लेयर कर देता, बट वो मुझे नहीं चाहिए। हम लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? भले ही फिर तुम लोग ये टाइप के क्वेश्चन बाद में वापस सॉल्व ना करो, बट मेरी तरफ से तुम लोगों को एक एक टाइप का क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ठीक है? थोड़ा तो गाइस कुछ ना कुछ डिफिकल्ट रहने ही वाला है जो हम लोगों को विद प्रैक्टिस समझेगा। ओके, कंप्लीट दिस फास्ट, लिखो इसे।
टिक के हो जाए तो बता देना मुझे। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हम्म। तो गैस चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ। क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 gas evolved when 245 grams of potassium chlorate of potassium chlorate। गाइस अब बोलना मत ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हो। इज हीटेड, इज हीटेड। अब गाइस तुम लोगों को अगर पता होगा पोटेशियम क्लोरेट क्या रहता है, पोटेशियम क्लोरेट रहता है KClO3। नहीं पता होगा तो याद रखना, पोटेशियम क्लोरेट रहता है KClO3, ठीक है। एंड इसमें से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? गाइस मुझे बताओ इसमें से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? इसमें से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? चलो चलो तुम लोग ही खुद बताओ अभी। इसमें से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? O2 गैस इवॉल्व हो रही है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? C5H12 कहाँ पे आएगा सर? उधर C5H12 आएगा। कहाँ पे C5H12? मैंने नहीं लिखा है। एनीयू चलो देख लो। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे कौन से एटम्स का POAC लोगे? के का लोगे, Cl का लोगे या ऑक्सीजन का लोगे? पोटेशियम, क्लोरीन या ऑक्सीजन, किसका POAC हम लोग लेंगे? ऑक्सीजन का लेंगे, बिकॉज दोनों जगह पे ऑक्सीजन कॉमन है। इतना समझ में आ रहा है क्या? देखो अब गाइस मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन आइटम्स है? अब मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन आइटम्स है? 3 है। तो यहाँ पे पहले तुम लोग करोगे 3 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, अब मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन आइटम्स है? प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन आइटम्स है? 2 है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। बस इतना लिखने आ गया, तुम लोगों की लाइफ सुकून भरी हो जाएगी। इतना लिखने आना चाहिए गाइस, मेरी भावनाएं पहुंच रही है। इतना अगर लिखने आ गया खत्म है क्वेश्चन, इतना ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकालना पड़ेगा, तो वो साइड में निकाल लेते हैं। मुझे बताओ तुम लोगों को मास ऑफ KClO3 देके रखा है क्या? मास ऑफ KClO3 देके रखा है? कितना देके रखा है? 245 ग्राम्स देके रखा है। अब मोलार मास ऑफ KClO3 ये हम लोगों को निकालने आना चाहिए। तो KClO3, तो K का मोलार मास रहता है 39, Cl का रहता है 35.5, ऑक्सीजन का रहता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा 48। इन सबकी एडिशन बताओ गाइस कितनी हो रही है? इन सबकी एडिशन बताओ कितनी हो रही है? वेरी नाइस विमी, बहुत फास्ट आंसर आया। तो इस इन सबकी एडिशन होती है गाइस 122.5। कितनी होती है? 122.5। ये सारी वैल्यूज दी रहेंगी। अब पोटेशियम की वैल्यू दी रहेगी, क्लोरीन की दी रहेगी, ऑक्सीजन की शायद से नहीं दी होगी क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कॉमन है, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना आएगा? तो ये बन जाएगा 245 डिवाइडेड बाय 122.5। तो इसका आंसर आएगा 2 मोल। कितने मोल आएंगे? 2 मोल। विमी आई गेस आपने कुछ तो मिस्टेक की है। ओके यहाँ पे सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो एक बार मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ, फिर देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितने हैं? 2 मोल है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तुम लोगों की इक्वेशन क्या बनेगी? 3 into 2 विच इज इक्वल्स टू 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो गाइस मुझे बताओ अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे? विमी सानिका दोनों का आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बन जाएंगे 3 into 2 by 2।
तो 2 और 2 कैंसल आउट हो गए। एंड गाइस तुम लोगों को कितने मोल मिलेंगे ऑक्सीजन के? तो 3 मोल मिलेंगे। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? गाइस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना भी कुछ डिफिकल्ट है क्या? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 कर दो, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 कर लो, एंड यू विल गेट आंसर एज 67.2 लीटर। POAC के आंसर समझ में आ रहे हैं? चेतन करेक्ट आंसर है, अर्पिता करेक्ट आंसर था, प्रिया जया करेक्ट आंसर था। ओके, तो गाइस POAC अभी थोड़ा बहुत लिंक लग रही है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत लिंक लग रही है क्या? देखो और एक क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग POAC के क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाते हैं यूजुअली, ठीक है? सफिशिएंट होते नहीं है मतलब, बट क्लासरूम में एक लिमिटेशन रहती है। समझ में आ रहा है गाइस? तुम लोगों को सिर्फ रिएक्शन क्या होने वाली है वो प्रेडिक्ट करना है, और वो पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा। KClO3 से ऑक्सीजन बन रहा है, ये यहाँ पे दिया था, O2 इज बीइंग इवॉल्व्ड बाय यूजिंग पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? तो ये इतना तुम लोगों को लिखने आना चाहिए, एंड फिर POAC का प्रिंसिपल अप्लाई करने आना चाहिए, दैट्स इट। चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है अभी इसे। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर produced when 39 grams of benzene is combusted। ओके, अब गाइस पहली बात रिएक्शन कैसे लिखोगे बताओ मुझे? पहली बात रिएक्शन कैसे लिखोगे? बेंजीन वाटर दे रहा है, बराबर ना? बेंजीन का कंबशन हो रहा है जिसमें वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम लोगों को ये लिखने आना चाहिए कि C6H6 ये हम लोगों को दे रहा है वाटर। ये इतना सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वाटर प्रोड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग बेंजीन, ये समझ में आया? अब मुझे बताओ इसमें किसे कंपेयर करोगे? कार्बन को कंपेयर करोगे क्या? अब मुझे बताओ इसमें किसे कंपेयर करोगे? कार्बन को कंपेयर करोगे क्या? नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ किसे कंपेयर, अरे भाई रुको, सानी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ इसमें किसे कंपेयर करेंगे? हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे, वेरी नाइस। तो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कंपैरिजन अगर होगा तो कैसे कंपैरिजन होगा? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6। गाइस देखो अगर तुम लोगों को ये समझ में आया ना, तुम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर निकाल पाओगे। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आंसर भेज भी रहे हैं, ठीक है? विमी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। एंड मुझे बताओ दूसरी तरफ तुम लोग क्या लिखोगे गाइस? दूसरी तरफ तुम लोग क्या लिखोगे? दूसरी तरफ तुम लोग कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिखोगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिखोगे। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप समझ में आई तुम लोगों को? 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। बस इतना लिखना आना चाहिए, खत्म। अब इसके बाद गाइस तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन पहले से देखे रखा है क्या? नहीं देखे रखा है, बट तुम लोगों को मास ऑफ बेंजीन देखे रखा है। मास ऑफ बेंजीन कितना है? मास ऑफ बेंजीन तुम लोगों को देखे रखा है 39 ग्राम। एंड गाइस तुम लोगों को मोलार मास ऑफ बेंजीन ऊपर के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने निकाला था, 6 इंटू 12 72 प्लस 6 ये बन जाता है 78, ये बन जाता है 72 प्लस 6 ये बन जाता है 78 ग्राम, करेक्ट? अब गाइस यहाँ पे तुम लोगों को इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलार मास, तो 39/78, आई गेस ये 1/2 बन जाता है। तो तुम लोगों को क्या मिला? 6 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब गाइस अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे 3 बच गया। तो तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने मिल रहे हैं? ये 2 यहाँ पे नीचे लेके आओ, तो तुम लोगों को मिलेगा 3/2 मोल। अब गाइस मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल मिलने के बाद मास निकालना, कुछ बड़ी बात बच गई क्या? मास के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2O अपॉन मोलार मास ऑफ H2O, करेक्ट? चेतन करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो गाइस तुम लोगों को मास ऑफ H2O पूछा है, क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में तुम लोगों को मास ऑफ H2O पूछा है, तो मास ऑफ H2O will become number of moles of H2O multiplied by molar mass of H2O। तो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बन जाएंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O, तुम लोगों को पता होगा 18 रहता है, तो 2 1 जा 2, 9 जा, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाता है 27, तो तुम लोगों को आंसर आएगा 27 ग्राम्स ऑफ H2O। खत्म। विदाउट बैलेंसिंग गाइस, देखो यहाँ पे तुम लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अर्पिता करेक्ट आंसर है। तुम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिलते हैं। आर यू गेटिंग इट? बेंजीन के कंबशन में CO2 और H2O दोनों प्रोड्यूस होते हैं, करेक्ट बोल रहे हो, आई एक्सेप्ट इट। बट हम लोगों को वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है ना, हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, वाटर के बारे में पूछा है, तो वाटर ही लिखो और आंसर निकालो, क्यों बैलेंस करने में टाइम वेस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? पीओएसी का यही एडवांटेज है कि तुम लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, ओके। ओल्ड बैच स्टूडेंट्स, तुम लोगों का पीओएससी हो गया था क्या? मतलब तुम लोगों से ही आंसर आ रहे हैं, न्यू बैच वाला कोई आंसर दे नहीं पा रहा है आई गेस। तो ओल्ड बैच स्टूडेंट्स, तुम लोगों का पीओएससी हुआ था? ठीक है, तो गाइज देखो, ओल्ड बैच वालों का भी पीओएससी नहीं हुआ था, एंड तुम लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो आई गेस अर्पिता, अर्पिता यू आर फ्रॉम न्यू बैच और व्हाट? अर्पिता का नाम पहले दादा कभी देखा नहीं है, अर्पिता का भी आंसर आ रहा है। न्यू बैच है, तो गाइज न्यू बैच में से भी एक स्टूडेंट है जो आंसर दे रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुआ है, तो या फिर तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, इतना याद रखो, किधर तो अपनी रिवीजन कम गिर रही है। ठीक है, या फिर तुम लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर मतलब बैठ रहे हो, नए नए वापस अभी ज्वाइन हुए रहेंगे कुछ स्टूडेंट्स, तो ऐसा भी हो सकता है। बट ओल्ड बैच वालों को भी ये नहीं हुआ था, न्यू बैच वालों को भी ये नहीं हुआ है, दोनों में से आंसर आ रहे हैं, तो रिवीजन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ओके। इसका और एक टाइप का क्वेश्चन लेना है या सफिशिएंट हो गए ये क्वेश्चन? इसका और एक टाइप का क्वेश्चन लेना है या इस टाइप की क्वेश्चन सफिशिएंट हुआ है? ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। क्वेश्चन इज, रिएक्शन पूछने दो। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा, व्हेन 116 grams of butane is combusted। चलो गाइस, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसे सॉल्व करके दिखाओ जरा। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबके नाम रहने चाहिए मैसेजेस में, ठीक है? कोई स्टूडेंट्स है कुछ लोग जो मतलब सिर्फ उनका रोल नंबर है, नाम बिल्कुल भी नहीं है, तो पहली बात मतलब जूम मीटिंग में तुम लोगों का नाम भी रहना चाहिए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि किसको डाउट आ रहा है, किसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो पहली बात, तुम लोग मैसेज कर रहे हो बट सिर्फ रोल नंबर के साथ अगर करोगे तो मुझे रोल नंबर सबके बाय हार्ट नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो तुम लोगों को अपने नाम लिख दो वहाँ पे, सो दैट मैं बोल पाऊँ कि मुझे कॉल करो या फिर कुछ, या फिर इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट देन आई 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 वोंट बी गेटिंग इट। ठीक है, ओके। तो चलो गाइस, ये अभी पहले सॉल्व करके देखो। ब्यूटेन का कंबशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो अपना नाम लिख दो वहाँ पे, सो दैट आई गेट टू नो कि ये कौन सा स्टूडेंट है जिसको डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। सॉल्व दिस फास्ट। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है क्या? ब्यूटेन इज C4, सॉरी, ब्यूटेन दिया है ना मैंने, अरे एक मिनट एक मिनट, ब्यूटेन मतलब, ब्यूटेन मतलब, ब्यूटेन नहीं, पेंटीन लो, पेंटीन।
नहीं सॉरी, ब्यूटेन ब्यूटेन। हाँ तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है C4H10। ठीक है, C4H10, C4H10। ओके वेरी नाइस, बहुत लोगों का आंसर है। अर्णव करेक्ट आंसर है, विमी दिया करेक्ट आंसर है। okay. चलो गाइस जल्दी, लोगों के आंसर आने भी लग गए। तुम लोग कहाँ पे हो? सानी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। चलो बहुत लोगों को आंसर आ रहा है मतलब। तो गाइस तुम लोगों को इतना लिखने आना चाहिए कि ब्यूटेन C4H10, साची करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अर्पिता करेक्ट आंसर है, गिव्स यू CO2। इसमें मतलब क्वेश्चन ना समझने जैसा क्या है, मतलब एक किसी ने जिसका नाम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसने मुझे बोला कि मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे, तो इसमें क्या ना समझने जैसा है? कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्यूटेन इज कंबस्टेड। तो ब्यूटेन हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे पीओएसी किसके ऊपर अप्लाई करोगे? ऑब्वियसली कार्बन, दोनों में कॉमन है, तो कार्बन के ऊपर करना। भक्ति करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अब कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 4 है, तो 4 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 ही है, तो 1 into चेतन करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकाल दो, तो CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे वो देखो। तो CH4, सॉरी CH4 नहीं, C4H10। ठीक है, तो C4H10 के नंबर ऑफ मोल्स, तो मास ऑफ C4H10 देखे रखा है, कितना देखे रखा है? 116 ग्राम। अब तुम लोगों को मोलार मास ऑफ C4H10 निकालना है, तो मोलार मास कितना आएगा? तो 4 मतलब 48, 4 कार्बन है मतलब 48 हो गए, 10 हाइड्रोजन है मतलब 10 हो गए, तो ये हो जाएगा 58। तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10 कितना आएगा? ये बन जाएगा 116 बाय 58, तो इसका आंसर आएगा 2 मोल। गेटिंग इट? ये समझ में आया? ये 2 मोल आ गए, तो गाइस तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 4 गुणा 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ CO2, मतलब तुम लोगों को नंबर ऑफ CO2 डायरेक्ट मिल गए। नंबर ऑफ CO2 कितना हो गया? 8 मोल हो गया। अब गाइस मोल से मास निकालना है, तो मास ऑफ CO2 क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ CO2। तो गाइस 8 इंटू मोलार मास CO2 का रहता है 48 44, तो 8 4 जा 32, तो 2 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 8 4 जा 32, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए थे, वो ऐड किया तो 352 ग्राम्स is the mass of CO2 required। बस गाइस, पीओएसी इतना इजी है। साहिल करेक्ट आंसर था, मैं करेक्ट आंसर था। ओके, तो पीओएसी इतना ही है, तुम लोगों को सिर्फ वो इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई शक? गाइस अब एक मस्त अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? तो नई हेडिंग डालेंगे हम लोग, मिक्सचर एनालिसिस। अभी ये तुम लोगों को अपने आप समझने आना चाहिए, ठीक है? मतलब इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अपना कॉमन सेंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं। तो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस, ठीक है। नाउ गाइस इन केस ऑफ मिक्सचर एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के पास एक मिक्सचर रहता है, उसके बारे में हम लोगों को देखना है कि उसमें कितने परसेंट ए कंपाउंड है, मतलब एक कंपाउंड मिक्सचर है, समझ लो एक मिक्सचर है, मिक्सचर है। एंड इस मिक्सचर में दो चीजें एडेड है, एक ए अटैच्ड है और एक बी अटैच्ड है। हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं एक तीसरा कंपाउंड सी, ठीक है? हम लोग इसमें ऐड करते हैं तीसरा कंपाउंड सी। अब सी क्या करता है? सी ये किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। सी जो है वो किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, एंड वो रिएक्ट करने के बाद मिक्सचर में सिर्फ बच जाता है कोई एक कंपाउंड, मतलब सी समझ लो ए के साथ रिएक्ट करके चला गया, तो मिक्सचर के अंदर बच गया सिर्फ बी। अब समझो, पहले एक जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस। तो पहले यहाँ पे
100 ग्राम कंपाउंड थे, 100 ग्राम ए और बी का मिक्सचर था। अब 100 ग्राम में मैंने कुछ सी अटैच किया, एंड सी जो है वो ए के साथ रिएक्ट किया, सी ने ए के साथ रिएक्ट किया, एंड ये दोनों रिएक्ट करके उड़ गए। इसने ए के साथ रिएक्ट किया और ये दोनों रिएक्ट करके उड़ गए। अब सोल्यूशन के अंदर सिर्फ बी बचा, एंड जो बी बचा उसके अभी मतलब जो सोल्यूशन में मतलब मिक्सचर में जो कुछ बचा उसका मास अभी बच गया बी 20 ग्राम्स। तो मुझे बताओ इसके ऊपर से तुम लोग क्या कंक्लूजन निकालोगे, ए का मास कितना था? इसके ऊपर से तुम लोगों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए का मास कितना था? इसके ऊपर से तुम लोगों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए का मास 80 ग्राम्स था। तो गाइस इसे बोलते हैं मिक्सचर एनालिसिस। एक मिक्सचर है जिसको हम लोग किसी तीसरी चीज के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो तीसरी चीज के साथ रिएक्ट होने के बाद वो उड़ जाता है या फिर कुछ तो रिएक्शन होती है, एंड रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को फाइनल जो वेट मिलता है उसके ऊपर से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनिशियली जो चीजें थी उनका कंपोजिशन क्या था। ठीक है, तो अब ये हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने वाले हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन लिखो, 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ नाउ दिस इज एट एडवांस लेवल, मतलब ये अच्छे हायर लेवल के क्वेश्चन है, तुम लोग इसको एडवांस लेवल मान के चल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। 20 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नीट वाले भी इस लेक्चर को देख लो क्योंकि तुम लोगों को थोड़ी सी हेल्प होगी और कुछ नहीं, तुम लोगों को चीजें और क्लियर होने में हेल्प होगी। एडवांस की चीजें अभी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देखने वाले, थोड़ा सा ही टाइम, ये 2 क्वेश्चन करने वाले हम लोग सिर्फ इसके ऊपर। तो तुम लोग ये देख लो, तुम लोगों को थोड़ी बहुत कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जो तुम लोगों को नीट लेवल पे काम आएंगे। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बट इस टाइप के सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे टाइप के। तो 20 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट is heated is heated if 2.24 liter of CO2 gas is evolved from the mixture, then calculate percentage mass, percentage by mass of sodium carbonate in mixture, in mixture। ओके गाइस, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है और अभी इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, मुझे बताओ इसमें कौन सी दो चीज है, इसके अंदर कौन सी दो चीज है? एक है CaCO3 एंड दूसरा है Na2CO3। अब मुझे बताओ इन दोनों का टोटल मास कितना है, इन दोनों का टोटल मास कितना है, इन दोनों का टोटल मास कितना हो रहा है? बताओ बताओ, क्वेश्चन जरा रीड करो एंड मुझे कंक्लूजन बताओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। 20 ग्राम्स हो रहा है, वेरी नाइस। तो इन दोनों का टोटल मास है 20 ग्राम्स। अब मुझे बताओ इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग हीट कर रहे हैं, करेक्ट? इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग हीट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट? अरे ये रिएक्शन हम लोगों ने की है, बताओ। CaO प्लस CO2, वेरी नाइस। हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मिलती है, परफेक्ट। अब मुझे बताओ सोडियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद हम लोगों को मिलती है नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे बताओ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ये जो 22.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वो किसके वजह से निकली? वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से निकली। गैस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये 2.24 लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली,
वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से निकली, बिकॉज सोडियम कार्बोनेट ये हीट करने के बाद कोई रिएक्शन नहीं देता। ये मैंने तुम लोगों को पहले से लिख के दिया हुआ है। अब इसकी वजह से हम लोगों को क्या पता चला, देखो मुझे बताओ, मुझे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले से देख रखा है विच इज 2.24 लीटर। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता हूँ क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। वेरी नाइस, 0.1 मोल आ रहा है, परफेक्ट। तो गाइस ये हो जाएगा 2.24, ये हो जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4। तो तुम लोगों को इधर क्या मिलेगा, दिस वन जा दिस टेन जा, तो ये हो जाएगा 1/10 मोल। 1/10 मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए 0.1 मोल। गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट 0.1 मोल, दिस इज नथिंग बट 0.1 मोल, करेक्ट? ये 0.1 मोल है। तो 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट लगेंगे? 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे कितने मोल का 0.1 मोल ही लगेंगे। वेरी नाइस। तो मुझे बताओ, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स पता चले कि नहीं पता चले? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स पता चले कि नहीं? विमी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। आपने आगे का भी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मिले तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मुझे पता चल गए कि मेरे पास 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है। अब 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं इसका मास निकाल सकता हूँ। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा? ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर तुम लोगों को याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सेंचुरी मारता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास हो जाता है 100। तो गाइस 0.1 रिमी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो 0.1 इंटू 100 इट गिव्स अस 10 ग्राम्स। तो मुझे बताओ गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आया 10 ग्राम्स, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आया 10 ग्राम्स, एंड टोटल मास था 20 ग्राम। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का टोटल मास था 20 ग्राम्स, जिसमें से मास आया कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम्स। तो मुझे बताओ मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आएगा? सोडियम कार्बोनेट भी 10 ग्राम्स आएगा, वेरी नाइस। तो ये बन गया 10 ग्राम्स। अब मुझे बताओ गाइस, तुम लोगों को सोडियम कार्बोनेट का मास पूछा है या कुछ और पूछा है? भक्ति जया करेक्ट आंसर है। तुम लोगों को सोडियम कार्बोनेट का क्या पूछा था? परसेंटेज पूछा था। गाइस मुझे बताओ, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आएगा? इसका मास है 10, इसका टोटल मास था 20, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये गाइस 20 और ये 5 था, तो तुम लोगों को 50% सोडियम कार्बोनेट है। ये पता चल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग अभी के लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर में ही रहेगा, उससे हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब गाइस इस लेवल पे तुम लोग इस टाइप की क्वेश्चन इतने इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? बिकॉज तुम लोगों को ये सारी रिएक्शंस अभी पता नहीं है। विथ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग और आगे जाते जाएंगे, उसके बाद तुम लोगों को ये टाइप की क्वेश्चन जो है वो समझने लगेंगे। अभी के लिए तुम लोगों की लेवल बहुत नीचे है, मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने बिगिनिंग में है, बिगिनिंग स्टेज पे हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों के मेन चैप्टर्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जिसमें ये सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, वो चैप्टर्स अभी तक हुए नहीं है। वो चैप्टर जब हम लोगों की होंगे तब जाके तुम लोगों को ये सारी रिएक्शन पता चलेंगी। अब इसमें ऑर्गेनिक की भी बहुत सारी रिएक्शन आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों की अभी जस्ट बिगिन हो रही है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तुम लोगों को ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी समझ में आने लग जाएंगी, तब जाके तुम लोग ये टाइप की क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। अभी के लिए आई गेस ये एक टाइप का ही क्वेश्चन मतलब तुम लोगों को सफिशिएंट हो जाएगा। तो गाइज प्लीज राइट इट डाउन, कंप्लीट दिस। एंड अब इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा है विच इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है? इस चैप्टर का लास्ट पार्ट विच इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म।
जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। So guys, with this, we'll stop this lecture over here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you guys.